हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 3 इक्वालिटी का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी। ओके, तो वो प्लेलिस्ट में सेव है, आप देख सकते हो। हमने पहले इक्वालिटी का इंट्रोडक्शन जाना था कि इक्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इक्वालिटी मैटर क्यों करती है हमारी लाइफ में, है ना? फिर हमने जो इनइक्वालिटीज़, ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ देखी थी, एक तो होता है कि जो हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे अलग-अलग कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, कि देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कोलोनाइज़्ड कंट्रीज़ हैं, है ना? जैसे कि इंडिया में भी, इंडिया को भी एक कॉलोनी बनाया हुआ था, है ना? आसियान में भी कई सारी कंट्रीज़ जो कॉलोनी बनाई गई थी, वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो उनमें और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। और फिर हमने देखा रिच और पुअर जो कंट्रीज़ रिच और पुअर वही डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? डेवलपिंग कंट्री जो कि पुअर कंट्री भी कहते हैं उनको, ओके? और जो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वो रिच कंट्रीज़ भी होती हैं, है ना? फिर हमने जो इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे देश में अगर देखें कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, अमीर और गरीब के बीच में, तो ये सारे हमने फैक्ट समझे थे यहाँ पर, है ना? ये फैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेटा बस समझने के लिए दिया गया है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो इंडिया में है, उसके बारे में हमने समझा, है ना? फिर उसके बाद में इक्वालिटी होती क्या है, तो ये हमने उसका मीनिंग देखा था। उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी समझा था। अब हमें समझना है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो ना पॉलिटिकल थ्योरी में ना डिफरेंस किया जाता है किसमें, नेचुरल इनइक्वालिटीज में, सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज वो होती हैं जो ना कैपेबिलिटीज और टैलेंट के बेसिस पे, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो ना जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है समझने में, है ना? कुछ लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो हर चीज़ को याद रखते हैं अच्छे से, है ना? तो नेचुरल इनइक्वालिटी जो पहले से ही उनमें है ना? तो टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ के बेस पे आती है। ये जो इनइक्वालिटी होती है ना, जो ये असमानता होती है, सोशली प्रोड्यूस्ड जो होती है ना उससे अलग होती है। सोशली प्रोड्यूस्ड जो इनइक्वालिटीज़ होती है ना, तो वो इनइक्वालिटीज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन जो होता है ना सोसाइटी में कुछ लोगों का, उसकी वजह से आते हैं। ठीक है? एक पर्सन का जो है समझने का लेवल अलग है, दूसरे का समझने का लेवल है, ये भाई नेचुरली है, उनकी बॉडी ही ऐसी है। कुछ लोग फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोग फिज़िकली वीक होते हैं, है ना? तो इनका जो है पहले से ही ऐसा है, ठीक है? ये जैसे जन्म के साथ ही ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना? तो कुछ लोग जो है फिजिकली पहले से ही जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, है ना? तो वो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है, जो असमानता पहले से ही एग्जिस्ट करती है। पर सोसाइटी ने जो नेचुरल इनइक्वाल जो सोसाइटी के द्वारा जो इनइक्वालिटीज क्रिएट किए जाती ना, तो वो सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज अलग होती हैं। वो क्यों आती? क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पर इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है किसी बच्चे को, प्रॉपर उसको हेल्थ की सर्विस नहीं मिल रही है, तो वही कहाँ वो स्टैंड कर पाएगा उस बच्चे के साथ में, जिसको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, उसको प्रॉपर हेल्थ की सर्विसेज मिल रही है, उसके पास में प्रॉपर फूड है ना? उसके पास में शेल्टर है। तो एक रिच बच्चा और पुअर बच्चा कैसे जो उनको कंपेयर कर सकते हो? तो इनको इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी है इनके पास में, ठीक है? अगर किसी बच्चे को काम करना पड़ रहा है, बचपन में ही इतनी ज़िम्मेदारी आ गई है उसके सर पर, तो आप उसको कैसे कंपेयर करोगे एक ऐसे बच्चे के साथ में जो सारी की सारी फैसिलिटी के साथ तो अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहा है। तो सोसाइटी में ये डिफरेंसेस हो जाती हैं। तो इनइक्वालिटीज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी की वजह से और एक्सप्लॉइटेशन जो होता है ना, कुछ लोगों का सोसाइटी में, उस वजह से सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पर देखो, ये सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी है कि जेंडर डिफरेंस किया जाता है लड़का और लड़की के बीच में, है ना? तो मेन को सुपीरियर समझा जाता है वुमेन से, तो इसको कहते हैं पैट्रियार्की, ओके? तो ये एक लड़का कह रहा है कि मेन तो सुपीरियर होते हैं वुमेन से, क्योंकि ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बोलते हैं कि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा तो कहीं नहीं है, है ना? देख सकते हो आप, कई सारी लड़कियां जो है बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती हैं, ओके? वो हर फील्ड में जो है अपना बेस्ट देते हैं, और लड़के भी होते हैं, पर ये जो सोसाइटी ने इतनी सारी कंडीशंस लगा के रखी है ना, इस वजह से जो है लोग जो है पीछे हो जाते हैं। ये कह रही है ये लड़की, मेरे मार्क्स तो तुमसे ज़्यादा आते हैं हर सब्जेक्ट में, और जो है वो अपनी मम्मी की भी हेल्प करती है काम में घर के, है ना? तो आप सुपीरियर कैसे हो गए, है ना? तो तुम सुपीरियर कैसे हो गए, जो इतना सारा काम भी करती है लड़कियाँ और फिर भी अपनी जॉब भी सँभालती है, सब कुछ करती हैं, फिर भी जो है मेन अपने आप को सुपीरियर समझती है, पैट्रियार्की होती है कि उनका माइंडसेट ही ऐसा है, ओके?
तो सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी कहते हैं इसको। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ होती है ना, तो ये किसकी वजह से होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज़ होती है ना, जिससे मतलब जब जन्मजात होती हैं ये। जिस तरीके से बच्चे जब से जन्म हुआ है ना उनका, तब से ही ऐसे हैं। और ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं, उनको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटीज़ में ऐसा माना जाता है। सोशल इनइक्वालिटीज़ जो होती है, वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए गई हैं। तो सोशल जो असमानताएँ होती हैं, जो समाज में, वो समाज ने क्रिएट की हैं। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यू करते हैं इंटेलेक्ट वर्क को, ज़्यादा वैल्यू करते हैं मैनुअल वर्क से। मतलब कि कोई इंसान जो है दिमाग से जो ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, रेदर देन जो फिज़िकली काम कर रहे हैं, जो लेबर होते हैं, उनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस जो है इंटेलेक्ट वर्क को दी जाती है, दिमाग से जो ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा जो रिवॉर्ड मिलता है, और डिफरेंटली उनको रिवॉर्ड किया जाता है। हर देश में ऐसा ही माना जाता है कि भाई जो ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं ना, तो जैसे कि कंपनी में काम करना, बैठ कर के दिमाग लगाना चीज़ों में, है ना, पढ़ाई करना, तो ये सब जो है इंटेलेक्ट वाला काम जो होता है ना, साइंटिस्ट हो गए, तो इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है देन जो मैनुअल वर्क करते हैं, जो लेबर होते हैं। तो ये सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी है। ओके, तो सोसाइटी में जो है इस तरीके से लोगों को जो है ट्रीट किया जा रहा है। जो हर पर्सन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, उसके रेस के तौर पे, उसके कलर के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे भी आप ले सकते हो। ओके, तो डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है लोगों को। किसी को ऊँचा माना जा रहा है, तो किसी को नीचा माना जा रहा है। ये है सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी। जब बहुत ज़्यादा भेदभाव दिखता है ना, जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है कलर के बेसिस पे, और ये कलर के बेसिस पे जब इनइक्वालिटी दिखती है, कास्ट के बेसिस पे, तो इससे हमें पता चल जाता है कि सोसाइटी की वैल्यूज़ कैसी हैं, है ना? तो हमको ना कुछ सोसाइटी फिर अनजस्ट लगने लगती है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, है ना? जब ब्लैक और व्हाइट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते थे, तो अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया गया, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे थे। हमारे देश में ना, सोसाइटी में, हमारे यहाँ करप्शन जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। करप्शन को ओके तरीके से मतलब कंसीडर करते हैं लोग। हाँ, ठीक है, करप्शन को मज़ाक बना कर के और ज़्यादा फ्रेंडली कर दिया है, जो ये मतलब कि लोग जो है इसको प्रमोट करने लगे और ज़्यादा, ये वेब सीरीज़ वग़ैरह में ये सब करप्शन करते हुए दिखाए जाते हैं लोग, और इनका कुछ होता भी नहीं है। है ना? तो करप्शन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सोसाइटी में फैला हुआ है। पर जापान में देखोगे ना, तो जापान में ना करप्शन जो बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल माना जाता है, बहुत ही गलत चीज़ होती है। तो जापान की सोसाइटी में ये अलग वैल्यू है उनकी, है ना? हमारे यहाँ इसलिए भी फैला हुआ है कि लोग जो है बिल्कुल, हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा उनका बिहेवियर हो गया है कि हाँ, ठीक है, पैसे दे के काम करवा लो, बल्कि ये गलत चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, है ना? पर जापान में इसको अनएथिकल माना जाता है। जापान में ना लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ़ जीते हैं, है ना? वो लोग जो है बहुत ही अच्छे से अपना बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, और ओके, तो उनकी वैल्यूज़ अलग है सोसाइटी की। है ना? पर ये जो जेंडर के बेसिस पे जो भेदभाव किया जाता है ना, कलर के बेसिस पे, ये वर्ल्ड लेवल पे भी देखने को मिल जाता है। जब हम नेचुरल इनइक्वालिटीज़ और सोशल इनइक्वालिटीज़ में डिफरेंस देख लेते हैं ना, तो हमको समझ में आने लगता है कि कौन-सी एक्सेप्टेबल है और कौन-सी अनफेयर इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में। ओके? और ये जो है क्लियर नहीं होता उतना, ओके, ऑलवेज़ क्लियर नहीं होता हमेशा, और सेल्फ एविडेंट नहीं होता है ना? मतलब कि समझ में ही आ जाए एकदम से, तो इतना नहीं होता है। पर हाँ, हम समझ जाते हैं सोसाइटी में क्या गलत चीज़ है और क्या नहीं होना चाहिए, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इनइक्वालिटीज़ जो होती है ना, तो वो ट्रीट करते हैं पीपल को, मतलब कि कुछ टाइम से वो ऐसा ही ट्रीट करते आ रहे हैं लोगों को बहुत टाइम से, तो वो ना जस्टिफाइबल दिखने लगती है हमको, क्योंकि ना वो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ के बेस पे होती है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा ही ट्रीट किया जा रहा है, वो नॉर्म चला आ रहा, लोग उसको मान रहे हैं, है ना? सोसाइटी में बहुत टाइम से चला आ रहा, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसको सही मानने लगते हैं, है ना? जैसे कि लोग जो होते हैं बॉर्न होते हैं, और वो जो होते जब मतलब कि जैसे लोग जो है जन्म होता है, तो वो इज़िली चेंज नहीं हो सकते, लोग ऐसा भी कहते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का और लड़की के अंदर जो मतलब कि भेदभाव किया जाता है, वुमेन के साथ में ये इनजस्टिस अनजस्टिस हो सॉरी जो ये अनजस्ट होता आ रहा है, और ये जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। ओके, सती प्रथा भी कब से चली आ रही थी, है ना? और लोग इसको एक्सेप्ट करते थे, कोई क्वेश्चन करता ही नहीं था, है ना? कि ये तो गलत चीज़ है, ये क्यों चली आ रही है? तो वुमेन ना बहुत टाइम से जिनको डिस्क्राइब किया जाता है वीकर सेक्स, 2 चीज़ें होती हैं, सेक्स होता है, ठीक है? बायोलॉजिकल टर्म है ये, ओके? और एक होता है जेंडर। जेंडर ये सोसाइटी में क्रिएट किया गया है, बायोलॉजिकली मेन और वुमेन होते हैं, ओके?
सॉरी मेल और फीमेल होते हैं, गलत बोल दिया, मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है? अब ट्रांसजेंडर भी है हमारे यहाँ देश में। तो और बाकी जेंडर के बेसिस पे देखें तो मेल होते हैं सॉरी मेन होते हैं, ठीक है? और वुमेन होते हैं, है ना? तो जो सोसाइटी में क्या कंसीडर किया जाता है कि जो वुमेन होती है वो वीक होती हैं, है ना? उनको जो है ऐसा माना जाता है कि वो जो होते हैं टिमिड होते हैं। टिमिड मतलब कि जो वुमेन को टिमिड बोला गया है कि वो जल्दी डर जाती हैं, ठीक है? और शाय होती हैं, थोड़ा नर्वस होती हैं। तो इस तरीके की जो है कंसेप्शन बना दी गई है, ठीक है? वो लेस इंटेलिजेंस होती हैं मेन से, मतलब कि उनका दिमाग कम होता है, वो ज़्यादा नहीं समझ पाती हैं, ठीक है? इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ओके? तो सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो ये जो है सोसाइटी में माना गया है। इसीलिए जो है वुमेन का अगर उनकी राइट्स जो नहीं मिलते हैं उनको इक्वल राइट्स तो उसको जस्टिफाइड माना जाता है समाज में। तो क्या ये सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी नहीं है? है ना? पहले से ही आप किसी को वीक कंसीडर कर रहे हो, ना आप उसकी कैपेबिलिटी उसको प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो डेवलप होने की, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहे हो आप, उसको जो है प्रॉपर उसको जो है वो अपने जो करियर नहीं बना सकते, है ना? और फिर उनको पहले से ही वीक कंसीडर कर रहे हो, तो क्या ये सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी नहीं है? हाँ, स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए देना पड़ रहा है ना क्योंकि समाज में इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, ओके? अगर मेन क्राइम कमिट ना करे वुमेन के साथ में तो वुमेन भी अच्छे से रह सकें, है ना? अगर ये रात में इतने सारे क्राइम होते हैं जो वुमेन के खिलाफ, तो फिर रात में आप मेन को निकलने मत दो, ओके? तो कई सारी बातें होती हैं, डिबेट होता है इन सब में भी कि भई जो है आप जो है अपने लड़कों को सिखाओ किस तरीके से बिहेव करना है लड़कियों के साथ में, है ना? उनको रिस्पेक्टफुली दूसरे जेंडर के साथ में कैसे आपको रिस्पेक्टफुली रहना है, ये भी सिखाना चाहिए, है ना? रेदर देन लड़कियों के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। ओके, तो जो वुमेन के साथ में जो इक्वल राइट्स उनको नहीं मिलते हैं ना, इसको वो जस्टिफाई करने लगते हैं सोसाइटी में। पहले से ही आप किसी पर्सन को बोल देते हो कि भई ये जो है वीक है, ये कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ना बच्चों के साथ में होता है, उनके पेरेंट्स अगर बोल देते हैं ना कि ये गधा है, दूसरों के सामने ऐसा बोलते हैं, तो उनके माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, प्रमोट करना चाहिए सीखने के लिए बच्चों को, ना कि ऐसा करना चाहिए। ब्लैक पीपल जो होते हैं अफ्रीका में, उनको ना जो उनके कॉलोनियल मास्टर थे, जो ब्लैक पीपल हमने आपको बताया था ना जो अपार्थाइड रिजीम चला करती थी, तो वहाँ पर भेदभाव हुआ करता था। जो कॉलोनियल मास्टर थे, जो व्हाइट थे, वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते थे और ब्लैक्स को समझते थे कि इनके पास में दिमाग नहीं है, इनके जो है कम इंटेलिजेंट है ये लोग और चाइल्ड लाइक होते हैं। ओके और ये ना सिर्फ़ जो मैनुअल वर्क करने के लिए हैं, जो लेबर वग़ैरह, जो सामान ढोना, ये सारा काम करने के लिए बस अच्छे हैं। स्पोर्ट्स में या फिर म्यूज़िक में, तो ये जो है सिर्फ़ यही काम करने के लिए है। तो ये बिलीव किया जाता था, तो ये तो गलत है ना, आप पहले से ही किसी इंसान को ऐसी कैटेगरी में डाल रहे हो। यही ढाँचा हमारे समाज ने भी बना के रखा है कि लड़कियों को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए और लड़कों को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कों को बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और कई सारे कंसेप्शन बना कर के रखे हैं सोसाइटी में, तो स्टीरियोटाइप्स कहते हैं इनको। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? आप किसी को पहले ही जो है बाँध दे रहे हो चीज़ों से। ओके, तो ना इसी वजह से जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो डिफरेंसेस होते थे ना बहुत ज़्यादा जो ब्लैक्स को ऐसा समझा जाता था, इसलिए ना ये इंस्टीट्यूशन जो स्लेवरी का चला रहा था, स्लेवरी को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं। इवन जो एरिस्टोटल हैं, ग्रीक थिंकर थे, जो प्लेटो के चेले थे, ठीक है? प्लेटो के स्टूडेंट जो थे, तो वो ना स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। कहते हैं स्लेवरी जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? तो मतलब गलत चीज़ समाज में इतनी ज़्यादा एक्सेप्ट हो गई है कि भाई उसको ना लोग मानने लगे हैं कि वो सही है, ओके। और जो है आज के टाइम पे इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है, जो मॉडर्न टाइम से बाद ने बोला कि भई आप इंसानों को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हो, है ना? तो आप स्लेव जो डिस्टिंक्शन जो बनाए हैं सोसाइटी ने, जो आज के टाइम पर क्या देखने को मिलते हैं कि जो डिफरेंसेस ऑफ पावर के बेसिस पे जो लोगों की और नेशन की, ठीक है? तो उसके बेसिस पे होने लगी है रेदर देन इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई इंसान पैदा हुआ है, छोटा-सा बच्चा है, उसको पहले ही डिफाइन कर दिया, इसको इस तरीके से रहना है। मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो किस समाज में आ गया है, मतलब ये लोग क्या करने वाले हैं उसके साथ अब। उसको जो है समाज में ढलना पड़ेगा। ओके, तो इनबॉर्न जो है बचपन से ही उसके साथ में भेदभाव होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। ब्लैक के बच्चे हुआ करते थे, तो उनके साथ भी तो भेदभाव होने लगता था बचपन से। अलग स्कूल थे उनके, है ना? अलग से उनको जो है ट्रीटमेंट मिलता था, तो ये तो गलत चीज़ थी ना सोसाइटी में। आज के टाइम पर पावर के बेसिस पे होने लगा है कि कोई पीपल जो है पावरफुल है, तो उस बेसिस पे देखने लगे हैं डिफरेंसेस और नेशन में भी जो देखने को मिलता है ना? पावर के बेसिस पे।
एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो आइडिया जो है ना नेचुरल डिफरेंसेस का, जो पहले से ही जन्म से ही जो डिफरेंसेस हैं, ओके, तो कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं उनको ना नेचुरल ही कंसीडर किया जाता है और उनको ऐसा समझा जाता है कि भाई इसको जो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसा मान लिया जाता है जब नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं। ऐसा हो सकता है ना, कुछ बच्चे अगर जो है जो समझ नहीं पाते हैं, तो भाई उनको जो सपोर्ट करो थोड़ा सा, ताकि जो है उनकी नेचुरल जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बचे ही ना, है ना? वो हो सके स्मार्ट हो जाए। ओके, मतलब कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लिखने में, डायलेक्सिया कहते हैं ना, डायलेक्सिया होता है, समझ नहीं पाते हैं अक्षरों को, तो अगर उनको सपोर्ट करो तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो नेचुरल डिफरेंसेस जो है खत्म भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जो एडवांस मेडिकल साइंस जो है एंड टेक्नोलॉजीज इतने ज़्यादा हेल्प, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा ना डिसेबल जो पीपल होते हैं उनको अच्छे से हेल्प किया है कि वो फंक्शन कर सकते हैं इफेक्टिवली सोसाइटी में। पैरा ओलंपिक में देखा ना आपने, कितने अच्छे से लोगों ने जो है अपने देश के जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने जो सपोर्ट किया, सॉरी जो मेडल लेकर के आए हैं ना, कितने अच्छे से परफ़ॉर्म किया। तो जो मेडिकल साइंस या आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ये नेचुरल डिफरेंसेस को भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? इतने अच्छे से हेल्प करते हैं डिसेबल पीपल को कि वो अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, ओके? श्रीकांत जो मूवी है, श्रीकांत बोला, उनके बारे में भी आपने देखा होगा। उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई की ना, उनको प्रॉपर चीज़ें मिल गई तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, सब कुछ हर कोई इंसान सब कुछ कर सकता है फिर। आज के टाइम पर कंप्यूटर्स हैं जो कि ब्लाइंड पीपल को हेल्प करते हैं, है ना? व्हीलचेयर हो गई, ठीक है? और आर्टिफिशियल लिम्स आते हैं, जो कि ना जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, तो वो लोग जैसे कि हाथ लगा दिया जाता है, पैर लगा देते हैं, आर्टिफिशियल जो लिम्स होते हैं ना, तो फिर वो लोग अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, ओके? और जैसे कि लोग जो है चेंज भी हो जाते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू। ओके, तो कई सारी चीजें हैं जो डेवलप हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में, साइंस ने बहुत हेल्प किया है इसमें। जो फेमस फिजिसिस्ट थे, ठीक है, स्टीफन हॉकिंस, आपने इनके बारे में जानते ही होंगे, है ना? तो ये जो है हार्डली मूव भी नहीं कर पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे, पर फिर भी इन्होंने साइंस में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है ना। इनकी व्हीलचेयर उस तरीके से बना दी गई थी, इनसे बोलते भी नहीं बनता था, फिर भी इन्होंने इतनी सारी थ्योरीज दी। ओके, तो हमें ना ये अनजस्ट लग सकता है कि कई सारे पीपल जो है आज के टाइम पर भी डिसेबल पीपल जो है उनको नेसेसरी जो मतलब कि हेल्प जो है ना नहीं मिलती है। हमारे देश में भी जो है प्रॉपर इनको हेल्प नहीं मिलती। सेंसस 2012 सॉरी 11 के अकॉर्डिंगली जो है हमारे देश में 2.21% जो पीपल जो है डिसेबल है ना? अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना? सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पैरा ओलंपिक जो एथलीट्स थे उन्होंने जो अचीव किया है ना, वैसे ही वो भी अपनी फील्ड में जो है कमाल कर सकते हैं, अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट मिल मिल जाए, है ना? तो जो है ना डिसेबल पीपल को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उनकी जो डिसेबिलिटी की वजह से उनको फेयर रिवॉर्ड नहीं मिलता अपने काम के लिए। ओके, ऑन द ग्राउंड उनको समझा जाता है कि भाई ये नेचुरली लेस कैपेबल है, तो उनको कितना बुरा लगता होगा, है ना? जैसे कि आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्पल हैं सोसाइटी में, इंसान जो है अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है, बस प्रॉपर थोड़ा सा सपोर्ट बस गवर्नमेंट कर दे, बस वही काफी होता है। ओके, तो बहुत सारी ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने देखी, तो डिफ़िकल्ट है कि हम जो नेचुरल और सोशली प्रोड्यूस जो डिस्टिंक्शन बना सकें इसमें ऐसा स्टैंडर्ड जिसके थ्रू जो लॉ है और पॉलिसीज़ है सोसाइटी की उनको असेस किया जाए। मतलब कि जो नेचुरली प्रोड्यूस सोशल प्रोड्यूस जो इनइक्वालिटीज़ है ना, उनके बेसिस पे जो स्टैंडर्ड बना लें अगर जो लॉज़ को देखने का और पॉलिसीज़ को देखने का सोसाइटी में, तो वो उतना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसा करना। ठीक है? इसी रीज़न की वज़ह से कई सारे जो थ्योरिस्ट हैं जो आज के टाइम पर, तो वो डिफरेंशिएट करते हैं, जो डिफरेंस बताते हैं कि भाई जो इनइक्वालिटीज़ जो है हमारे चॉइसेस की वज़ह से भी आती हैं, तो उन चॉइसेस की वज़ह से जो इनइक्वालिटीज़ अराइज़ हो रही हैं और इनइक्वालिटीज़ जो कि फैमिली के अकाउंट की वज़ह से आ रही है ना? और जो सर्कमस्टेंसेस है जिस कंडीशन में एक इंसान जो है पैदा हुआ और ऐसी कंडीशन में रह रहा है, तो उसकी वज़ह से भी कई चीज़ें होती हैं लाइफ़ में जिसकी वज़ह से आप जो है इनइक्वालिटी सफ़र करते हो। तो ये जो है ना, जो इनइक्वालिटीज़ हमारी चॉइसेस की वज़ह से आती है, ठीक है, फैमिली की वज़ह से और जो सर्कमस्टेंसेस जिस वज़ह से जिस जगह पे एक बच्चा जो है जन्म लिया है, उसको प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ वग़ैरह नहीं मिल रही है ना? तो उसकी आगे की लाइफ़ कैसी होगी? अगर उसे चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, भीख मँगवाई जा रही है, तो भाई क्या ही होगी उसकी ज़िंदगी, है ना? तो जो यही कंसर्न रहता है जो
एडवोकेट्स होते हैं इक्वालिटी के, जो इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि इनइक्वालिटीज़ जो है समाज में, उसको ख़त्म किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, ठीक है? उसको जो है कम किया जाए और एलिमिनेट कर दिया जाए। 3 डायमेंशंस होते हैं इक्वालिटी के, ये अब हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, है ना? तो वो जो है अनएक्सेप्टेबल हैं। ओके, तो हमें पूछने की ज़रूरत है कि जो डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं इक्वालिटी के, जो कि हम परस्यू करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं सोसाइटी में, हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम इक्वालिटी को ला सकते हैं समाज में। तो 3 डायमेंशंस होते हैं इक्वालिटी के, तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, जो एक्सिस्ट करती है सोसाइटी में, ठीक है? मतलब कि इनइक्वालिटीज़ किस तरीके की हैं। ओके, तो ये तो हमने देखा। और वेरियस थिंकर्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, है ना? ये हाइलाइट करते हैं 3 मेन डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। तो कई सारे जो थिंकर्स हैं ना, सोचते हैं जो ये चीज़ों के बारे में, है ना? समाज में क्या प्रॉब्लम है? जब लोग अच्छे खासे पढ़ लिख जाते हैं ना, तो वो देखते हैं सोसाइटी को, जैसे कि कई सारे जो एडवाइज़र होते हैं, ओके, जो प्राइम मिनिस्टर को भी कई सारी एडवाइस करने वाले होते हैं इकोनॉमी के बेसिस पे, पॉलिटी में क्या करना चाहिए। तो वैसे ही ना थिंकर्स होते हैं, तो वो बताते हैं आइडियोलॉजीज़ के 3 डायमेंशन निकल के आए हैं इक्वालिटी के, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी लानी चाहिए हमें समाज में, ठीक है? इसको एड्रेस करेंगे जो 3 डायमेंशंस है इक्वालिटी के, तभी हम जो है और ज़्यादा जस्ट और इक्वल सोसाइटी बना पाएँगे। अच्छी, फेयर, इक्वल सोसाइटी हम बना पाएँगे जब हम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ला पाएँगे समाज में। पॉलिटिकल इक्वालिटी पहली जो है डायमेंशन देखते हैं हम पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी है, उसमें नॉर्मली क्या इंक्लूड किया जाता है, इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट। ओके, तो जो भी जो हमारे जो देश में रह रहे हैं उन सभी को इक्वल सिटीजनशिप दी जाए। जैसे हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है ना, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, हमारे संविधान ने जो दिया है, एक ही सिटीजनशिप होती है, इंडियन सिटीजनशिप। अगर आप यूएस में देखो ना, तो वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है। जैसे कि उनके स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप होती है और यूनाइटेड स्टेट जो है उनका पूरा जो देश है, उसकी अलग सिटीजनशिप होती है। ओके, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। जब आप सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो आप समझ पाओगे इक्वल सिटीजनशिप जो है, कुछ बेसिक राइट्स भी लेकर के आते हैं। जैसे कि आप सिटीजन हो देश के, आप वोट देने का अधिकार रखते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है वोट देने का अधिकार? आर्टिकल 326 में। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट। ओके, वोट देना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये जो है आपको संविधान ने दिया है। इसलिए कुछ लोग जो जेल में रहते हैं ना, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिलता है लोगों को, जो आपको बोलने का अधिकार मिलता है ना? मूवमेंट का, आप अपने देश में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ओके, एसोसिएशन फॉर्म करने का, आप एक ग्रुप वगैरह एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ बिलीफ, आप जो मानते हो जिस रिलीजन को, तो उसको मान सकते हो, है ना? हमारे देश में भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए है। ओके, राइट टू वोट हमने बता दिया आपको। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है, देखो, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में कई सारे राइट्स दिए गए। ए जो है बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ओके, बी बात करता है एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो आप, असेंबली बना सकते हो, ठीक है? सॉरी सॉरी, ये जो है सी में आता है। बी में आता है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो विदाउट आर्म्स, मतलब कि राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 19 के फर्स्ट के। तो ये जो है आर्टिकल सी में आता है, सॉरी, आर्टिकल 19 के सी में क्या आता है कि आप असेंबली फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियन फॉर्म कर सकते हो। डी में आता है मूवमेंट का राइट, कि आप अपने पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। ई में आता है क्या, कि आप कहीं भी जाकर के बस सकते हो, कहीं भी आप रह सकते हो, रेसिडेंट्स का राइट आता है। एफ जो है डिलीट कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हटा दिया गया, क्योंकि प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते, क्योंकि देश में डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे थे, है ना? लैंड की ज़रूरत होती है और फंडामेंटल राइट था, तो लोग कोर्ट में पहुँच जाते थे लेकर के कि भई हमारी ज़मीन ले ली गवर्नमेंट ने। इसलिए फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। इसको जो है एक लीगल राइट बना दिया गया था, ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। एफ के बाद में जी में आता है कि कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो देश में। और फिर आर्टिकल 19 के फर्स्ट, सॉरी, आर्टिकल 19 के सेकंड में आता है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। ओके, तो इतना समझ गए? ये जो राइट्स हैं, इनको ना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी राइट समझा जाता है, जो कि सिटीज़न को
दिखा देते हैं कि भाई वो डेवलप कर सके अपने आप को। ओके, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कि आप स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सको। आपको वोट देने का अधिकार है, आप अपनी गवर्नमेंट जो है, जो लोग हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव, उनको चूज कर रहे हो। आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, भाई आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। आपको मूवमेंट का अधिकार है, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ भी फॉर्म कर सकते हो। आपको अपने रिलीजन, आपके बिलीफ को मानने का अधिकार दिया गया है। ओके, बट ये जो है ना, ये लीगल राइट्स होते हैं जो गारंटी किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने एंड लॉ ने। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए जाते हैं, कानून के थ्रू दिए जाते हैं, वो लीगल राइट्स होते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी जो है आज के टाइम पर एक लीगल राइट बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एग्जांपल ले सकते हो आप, राइट टू वोट है आर्टिकल 326 में। ओके, और वैसे ही ना एक और राइट होता है, लीगल राइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट होते हैं, जिनका अगर वॉयलेशन होता है तो भाई आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। ओके, तो हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है कई सारी कंट्रीज में भी। ओके, जो कि ना इक्वल राइट्स सारे सिटीजन को देते हैं, है ना? आपने तो दे दिए भाई, कानून में सब कुछ लिखा है, पर रियलिटी में क्या वो प्रैक्टिस हो रहा है? थ्योरी और प्रैक्टिस में कई सारे फ़र्क देखने को मिल जाते हैं, है ना? कानून में तो लिखा है कि वुमेन और मेन जो है इक्वल है, पर अगर नहीं मान रहे सोसाइटी वाले तो क्या करोगे आप, है ना? तो जैसे कि तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। कंपनीज़ को बोला है इक्वली ट्रीट करना, पर अगर नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार बोला कि विशाखा गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है प्रॉपर से, है ना? तो देखा जाता है कई सारी कंपनीज़ इंटरनल कमिटी बनाने की बात करते हैं, अगर वुमेन के साथ में कोई भी बदतमीज़ी होती है किसी ऑर्गनाइज़ेशन में तो, है ना? पर कई सारी कंपनीज़ हैं इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। तो वही देखने को मिलता है, इक्वल राइट्स तो दिया है, पर ये जो है इनइक्वालिटी फिर भी एक्सिस्ट करती है सोसाइटी में। ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये किस वजह से आती हैं? क्योंकि रिसोर्सेज़ एंड अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, अवेलेबल जो है सिटीज़न को सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर में, वो जो है प्रॉपर नहीं है। मतलब कि प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर में। इस वजह से जो है इनइक्वालिटी आ रही है समाज में। तो इसी रीजन की वजह से डिमांड किया जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, है ना? मतलब कि जब आप एक हर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दोगे तब आप एक एग्जाम में उनको compete करवा सकते हो, है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा जो है बहुत ही अच्छी एजुकेशन मिल रही है उसको और एक बच्चा जो है पुअर है, वो घर का काम भी कर रहा है, ठीक है, बाहर भी काम कर रहा है, वो प्रॉपर पढ़ भी नहीं पा रहा है, उसको एजुकेशन भी अच्छी नहीं मिल रही, अब इन दोनों का आप कॉम्पिटिशन करवाओ, तो ऐसा नहीं होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ओके? तो हमें ये याद रखना चाहिए कि पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी जो है, वो सफिशिएंट नहीं है जो है जस्ट और एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी ठीक है, आपने राइट टू वोट दे दिया, ओके सभी लोगों को, पर इसका मतलब ये है कि हर तरीके की इनइक्वालिटी खत्म हो गई हमारे समाज में। पॉलिटिकल लॉ में लिख दिया है, ठीक है, कानून में सारी चीजें हैं, पर रियलिटी में तो नहीं है ना चीजें, समाज में कई सारी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। तो पॉलिटिकल जो लीगल इक्वालिटी है वो सफिशिएंट नहीं है। तो पॉलिटिकल लीगल के साथ में सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए समाज में, तभी जो है इगैलिटेरियन सोसाइटी बन पाएगी। ठीक है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अब देखते हैं सोशल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं और ये जो है फर्स्ट स्टेप होता है इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, सप्लीमेंटेड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है? तो ना बी आर अम्बेडकर जी ने भी पहले बात की थी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी पहले तो कानून में आप लिख दो कि भाई समाज में सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है, किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करना है, रिजर्वेशन की पॉलिसी प्रोवाइड की गई। ओके, रिजर्वेशन एससी एसटी कम्युनिटी को। ओके, तो पहली बात तो ये कर दी, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक पर्सन जो है इक्वल है इन द आईज ऑफ द लॉज। फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब इसको आपको सप्लीमेंट करना होगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के थ्रू, मतलब कि हर एक इंसान को आपको ऐसी जो है प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ेगी कि भाई जो है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करो, तब जाके उनका कॉम्पीट करवाओ, है ना? तो जब फॉर्मर जो मतलब कि पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है जरूरी है ताकि हम रिमूव कर सकें लीगल हर्डल्स। तो लीगल हर्डल्स पहले नहीं आएँगी, जो लीगल जो चीज़ें हैं, कानून में तो ऐसी चीज़ें ना लिखी हों कि भेदभाव की चीज़ें लिखी हुई, पहली चीज़ ये हट गई, ओके। अगर लीगल हर्डल्स होती तो जो एक्सक्लूड कर देते लोगों को, जो है अलग कर देते फ्रॉम द वॉइस इन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से ही लोग अलग हो गए।
ओके, जैसे कि पहले ब्लैक पीपल को अलग कर दिया गया था व्हाइट्स ने। ओके, पहले तो उनकी लीगल हर्डल थी, तो लीगल हर्डल को पहले हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को इक्वल रखा गया। ओके, तो उनको ना डिनाई कर दिया जाता है कि सोशल गुड जो है प्रॉपर उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती हैं। तो इक्वालिटी को अगर आपको लाना है समाज में, तो जो डिफरेंट पीपल अलग-अलग ग्रुप और कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं उनको फेयर एंड इक्वल चांस देना होगा। ओके, अलग-अलग कम्युनिटी से अलग-अलग सेक्शन में जो सोसाइटी में जो बिलॉन्ग करते हैं लोग, तो उन सभी को फेयर एंड इक्वल चांस देना होगा कि वो compete कर पाएँ गुड्स एंड अपॉर्च्युनिटी के लिए। आपने दोनों बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे दी, है ना? फिर वो compete करें तो वो सही है ना? तो यही चीज़ है कि वो इक्वल चांस दो दोनों को। ठीक है? तो ज़रूरी है कि हम जो है मिनिमाइज़ करें जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आती हैं एंड गारंटी करें उनको मिनिमम कंडीशन ऑफ लाइफ जो मेंबर्स हैं ना सोसाइटी के। तो सोशल एंड इनइक्वालिटीज़ हैं और ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म करो, ठीक है? उनको कम करो, मिनिमम कंडीशन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करो जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के। ओके, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज़ दो उनको, ठीक है? प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी दो ताकि उनको जो है अच्छी एजुकेशन मिल सके। आप देख लो गवर्नमेंट एजुकेशन जो है प्रॉपर नहीं दी जाती है छोटे बच्चों को। ओके, उनको जो है एलिमेंट्री एजुकेशन ही जब उनकी नींव कमज़ोर रहेगी तो वो आगे चल के कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, है ना? उनको प्रॉपर जो है गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल होते हैं प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। रूरल एरियाज़ में तो हॉस्पिटल ही नहीं होते भाई, है ना? तो हॉस्पिटल हो भी तो जो डॉक्टर हैं वो नहीं रहते भाई, डॉक्टर साहब तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठे रहते हैं, है ना? तो एडिक्वेट नरिशमेंट मिल सके उनको भाई, खाना तो दो ढंग का, है ना? इसलिए मिड डे मील स्कीम लाई गई थी कि भाई बच्चों को प्रॉपर जो है जो खाना मिल सके। ओके, स्कूल में तो और जो मिनिमम वेजेस हो अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो एक मिनिमम वेजेस तो दो उसको, है ना? तो ये बेसिक कंडीशन होती है कि भाई आप एजुकेशन दो प्रॉपर, ठीक है? उनको हेल्थ की सर्विस दो, एक उनको खाना तो मिल सके, मिनिमम वेजेस दो उनको। ओके, तो ये चीज़ें बेसिक होती हैं, ये हर एक मेंबर को सोसाइटी के मिलना चाहिए। तो एब्सेंस ऑफ ये फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं। आप देखो एक गरीब परिवार के लोग भी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, तो महँगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना प्रेफ़र करते हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल में देखो तो कंडीशन अच्छी नहीं रहती है ना? कई सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं है कि सारे बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। ओके, पर बहुत सारे स्कूल्स में कई सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ओके, जब फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी, एजुकेशन नहीं दे रहे, आप हेल्थ नहीं दे रहे, ठीक है, इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है उनको, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएँगे, है ना? डिफ़िकल्ट होगा जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के भी कम्पीट कर सकें इक्वल टर्म्स में, है ना? जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी डज़ नॉट एक्सिस्ट, जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी ही नहीं है, तो ये थ्रेट है कि भाई टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है सोसाइटी में। ओके, कई सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में, पर हमारे देश में टैलेंट वेस्ट हो जाता है क्योंकि पॉलिटिक्स सब खा जाती है ना? करप्शन सब कुछ खा जाता है हमारे देश में। अब फूड सिक्योरिटी के थ्रू भाई इतना अच्छा अनाज वगैरह सब कुछ दिया जाता है, पर जो लोग अच्छी खासी जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो तक गरीबों का खाना ले लेते हैं। ये तो गलत बात है ना, जो गरीबी रेखा का कार्ड बनवा लेते हैं लोग और गलत काम करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, और जो टैलेंट होता है वो भी वेस्ट होता है हमारे समाज में जब प्रॉपर उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है ना? एक बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा है पर उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई क्योंकि जो है उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है भाई, उसको सपोर्ट करना है अपने माँ-बाप को, है ना? तो अगर थोड़ा-सा गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे इन बच्चों को तो ये तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना? बाद में भी सपोर्ट कर दे अगर बाद में भी वो अपनी पढ़ाई जो कंटिन्यू करना चाहें तो वो भी अच्छी चीज़ होती है ना? तो इंडिया में ना स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिलती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ में, नॉट जस्ट लैक ऑफ फैसिलिटी तो है, ठीक है? मतलब कि फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलती हैं लोगों को, बट कुछ जो होते हैं कस्टम्स होते हैं जो कि प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में और डिफरेंट ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल आप देखो ठीक है, लैक ऑफ फैसिलिटी भी नहीं है भाई, फैसिलिटीज़ तो आप बात ही छोड़ो, ऐसे कस्टम है हमारे समाज में कि जो है वुमेन जो है उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनहेरिटेंस का। तो यही कहलाते हैं कस्टमरी लॉज़, ठीक है? लीगल लॉ क्या हुआ? कस्टमरी लॉज़ जो सोसाइटी में बने हुए हैं, सोसाइटी में जो नॉर्म्स चले आ रहे हैं। लीगल लॉज़ आते हैं फिर कानून में तो वो जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं फिर, ठीक है? जैसे कि वुमेन जो है उनको प्रॉपर अधिकार नहीं दिया जाता है प्रॉपर्टी में। ओके, अगर माता-पिता की प्रॉपर्टी है तो सीधे लड़के को मिलती है। ओके, तो ये इनहेरिटेंस का अधिकार इनका छीना जाता है, कई सारे ग्रुप्स में देखने को मिलता है। ओके, और सोशल प्रोहिबिशन होता है कि भाई ये जो है कुछ एक्टिविटीज़ में काम नहीं कर सकते। पहले ही आपने डिसाइड कर दिया कि वुमेन ये नहीं कर सकती। भई उनको काम करने तो दो, आप बाद में डिसाइड करते रहना ये। जैसे कि वुमेन्स को साइंस फील्ड नहीं लेने दिया जाता है। ओके, लड़कियाँ अगर पढ़ना भी चाहें तो उनको नहीं पढ़ाया जाता है, भई छुड़वा देते, बोलते शादी करवा दो, एक ज़िम्मेदारी खत्म।
है ना? तो देखने को मिलता है, ये समाज की रियलिटी है। ओके, तो उनको जो है हायर एजुकेशन परस्यू नहीं किया। आप कई सारी जगह देख सकते हो कि विमेन जो है 22 की हुई लड़की शादी करवा दे। ये जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन 18 जो एज है उसको बोला जा रहा है कि 21 कर दो। 21 ईयर्स में एटलीस्ट एक इंसान जो है अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले। ग्रेजुएशन हो सकता है, ग्रेजुएशन के बाद आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते हो, आप आगे की एजुकेशन ले सकते हो, आप किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो। तो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ जाएगी अगर वुमेन काम करने लगेंगी तो, है ना? तो ये बोला जा रहा है कि इनकी एज बढ़ा दी जाए। ओके, उत्तराखंड ने शायद तक बढ़ा भी दी है। उत्तराखंड ने नहीं, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने जो है वुमेन्स की एज जो है 18 थी वो 21 कर दी है। ओके, स्टेट्स भी अपनी पर्टिकुलर जो स्टेट में अपना कानून बना सकते हैं ना, ये भी हमने देखा था, लेजिस्लेटिव पावर होती है स्टेट की। तो स्टेट का भी जो है सिग्निफिकेंट रोल होता है ऐसे मैटर्स में जब वुमेन को डिस्करेज किया जा रहा है तो भाई आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दो, है ना? उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, एज बढ़ा दो मैरिज की, ठीक है? चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। ओके, गवर्नमेंट स्कूल में जो है प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करो, आप स्कॉलरशिप दो बच्चों को। तो स्टेट का रोल आता है इसमें। तो इनको ना ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लड़कियों के साथ में हैरेसमेंट ना हो वुमेन का पब्लिक प्लेसेस में। हमने आपको बताया था पॉश एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ठीक है? और शी बॉक्स भी है, जिसमें जो है कंप्लेंट डाल सकती हैं वुमेन अगर उनके साथ में कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जो कि इनकी चीज़ों को देखते हैं, इनके पास में कंप्लेंट कर सकते हो आप, आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो, ठीक है? तो ये हमारे देश में कई सारे लॉज़ हैं, कानून हैं। ओके, कुछ कमीशन बनाए गए हैं। ओके, तो वुमेन का जो पब्लिक प्लेसेस में जो उनके साथ में गलत चीज़ें हो जाती हैं, अगर वो काम करती हैं, तो देखोगे ना आप हर जगह कहीं न कहीं खतरा देखने को मिलता ही है। तो समाज में लोग सही नहीं है, जो माँ-बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए भई कि जो अपोज़िट जेंडर है उसकी रिस्पेक्ट कैसे करना है ना? उनको जो है प्रॉपर शिक्षा देनी चाहिए माँ-बाप को। ओके, अपने बच्चों को। तो इनको जो है वुमेन्स को आप प्रॉपर इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हो ओपन इनके एजुकेशन के लिए। ओके, कुछ प्रोफ़ेशन जो है वुमेन के और मतलब कि सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो आप, दूसरे मेजर्स भी ले सकते हो, है ना? जैसे कि हेल्थ में कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो सभी लोगों के लिए, है ना? और जो एजुकेशन में फ्री में पैसे बाँटना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके? जो पैसे बाँटते हैं ना ये लोग, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एजुकेशन प्रोवाइड करो ढंग की, उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करो, ओके? तो ये सब सही रहता है। एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल्स प्रोवाइड करो, ये सही रहता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर दो आप। बट कुछ जो सोशल ग्रुप होते हैं और इंडिविजुअल्स होते हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं रेज़ करने के लिए अवेयरनेस। आप जो है आप भी अवेयरनेस रेज़ कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, है ना? कि ये गलत चीज़ होती है। सपोर्ट कर सकते हैं अपने जो सपोर्ट कर सकते हो, हू वांट टू एक्सरसाइज़ देयर राइट्स, जो अपने अधिकारों को जो एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, जो उनको अधिकार दिए गए हैं कि भई उनको अपने अधिकारों का पता चलेगा, तभी तो वो जो अपने अधिकारों का फ़ायदा उठा पाएँगे। ओके, गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लोगों को ना पता हो तो फिर? तो सबको पता होना चाहिए ना, जब लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आपको ये चीज़ें पता चाहिए सॉरी पता चली तो आप अपने घर में बता सकते हो, अपने छोटे भाई-बहनों को बता सकते हो कि भई इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना, लड़का-लड़की को समाज में और रिस्पेक्ट के साथ में किसी के साथ में पहले से ही जो ये नॉर्म्स में नहीं अटैच करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना? हर एक इंसान को अपनी लाइफ़ जीने का अधिकार होता है। ओके, जो गवर्नमेंट के जो कानून हैं, उनके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप बता सकते हो अपने भाई-बहनों को, है ना? तो अवेयरनेस प्रोवाइड करना, अवेयरनेस जनरेट करना ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इंडिविजुअल का और सोशल ग्रुप जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। टीचर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है भई, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखेंगे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है? इनइक्वालिटी जो एजुकेशन में है ना, यहाँ पर दिया गया है। तो कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं एजुकेशन अटेन्मेंट्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो कई सारी कम्युनिटीज़ जो हमारे यहाँ होती है ना समाज में, तो उनमें ना आपको देखने को मिलेगा लड़कियों को उतना एजुकेशन दी नहीं जाती है प्रॉपर, ओके? और लड़कों की भी एजुकेशन छुड़वा दी जाती है अगर बहुत ज़्यादा गरीब परिवार होता है तो। पर आजकल माँ-बाप जो है ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं पर एजुकेशन में कि एटलीस्ट उनके बच्चों को एजुकेशन तो मिल जाए। कोई गरीब भी पेरेंट्स होते हैं तो वो चाहते हैं कि भई उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ओके? ताकि उनकी लाइफ़ सुधर जाए। अब हमारे एजुकेशन में एक और प्रॉब्लम है कि भई पुरानी चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं, जो सोसाइटी में जो प्रॉपर
मतलब कि नई-नई चीज़ें आ रही ना, उनके बारे में भी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। ऐसा एजुकेशन जो है वोकेशनल भी होनी चाहिए, लोगों को स्किल भी देनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि बस आपने जो है साइंस का पढ़ा दिया सब कुछ, पर उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी करते नहीं आ रहे, वो सोच ही नहीं रहे चीज़ों को। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जब पढ़ रहे हो आप तो समझो उस चीज़ को, है ना? उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए, है ना? और बोलना भी आना चाहिए लोगों को। हेजिटेशन होती है पर ओके, तो डिफरेंसेस जो हैं, तो क्या जो डिफरेंसेस हैं बाय चांस है, ओके, और ये जो डिफरेंसेस हैं पॉइंट करते हैं वर्किंग कास्ट सिस्टम, जो हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से। और दूसरा फैक्टर्स भी हैं अदर देन द कास्ट सिस्टम। ओके, तो कास्ट कम्युनिटीज इनइक्वालिटी जो है हायर एजुकेशन में अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, अभी तो रूरल एरियाज की बात भी नहीं की। रूरल एरियाज में तो और ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। तो कास्ट कम्युनिटीज दी गई हैं। शेड्यूल्ड कास्ट जो है, ग्रेजुएट्स कितने होते हैं पर पर्सन? 47%। आपको पता है एससी एसटी के लिए अच्छा खासा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता, पर उनको ना प्रॉपर एजुकेशन मिलती नहीं है। अगर वो उनको अवेयर हो वो सारी चीजों के लिए, ओके, उनको एजुकेशन मिले प्रॉपर, और फिर उनको पता हो कि भाई उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, तो जैसे कि कई सारे लोग होते हैं उनको नहीं पता रहता है, जब उनको पता रहेगा तो भाई अवेयरनेस होगी तो वो भी पढ़ पाएंगे आगे, है ना? कुछ लोग तो जानबूझ के भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं। मुस्लिम जो है 61 है पर 1000, ओके, जो ग्रेजुएट्स हैं। हिंदू ओबीसी 86, शेड्यूल ट्राइब जो है 1090 की, क्रिश्चियन जो है 237, सिख हो गए 250, हिंदू अपर कास्ट 253, और दूसरे रिलीजन हो गए। तो ऑल इंडिया अगर एवरेज देखें तो पर 1000 में 155 लोग जो है ग्रेजुएट्स हैं। ओके, तो नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑफिस है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है सर्वे कंडक्ट करवाते हैं। 55th राउंड जो था 99, ये तो पुराना डेटा है बहुत ज्यादा। अभी लेटेस्ट का भी 2018-19 का भी है ना, वो वाला आप डेटा देख सकते हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आता है, ठीक है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका डेटा होता है, अच्छा खासा डेटा देते हैं ये। ओके, बताते हैं कि हमारे देश में कंडीशन कैसी है। हमें तो ऐसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट को एजुकेशन वगैरह इन सब चीज़ों पे, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हर एक डेवलप्ड कंट्री है ना, अगर आपको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, ठीक है, हर एक इंसान जो है उसको प्रॉपर आप एजुकेशन दो, ठीक है? एजुकेशन में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? हेल्थ में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आज के टाइम पर हमारे देश में देखो ये दोनों बहुत बड़े बिज़नेस बन चुके हैं। एजुकेशन में कोचिंग क्लासेस जो हो गए, प्राइवेट एजुकेशन हो गई, ये बहुत बड़ा जो है बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं बच्चों से पढ़ाने की। और हेल्थ भी वो देख लो तो भाई बहुत ही ज़्यादा महँगी है। ओके, पर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, पर उनको थोड़ा ज़्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए कि ये जो है बिज़नेस ना बने। ओके, अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखते हैं हम, इक्वालिटी देखते हैं। तो सिंपलेस्ट लेवल पे अगर देखें हम कहें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमी के बेसिस पे असमानता होती है ना, एग्ज़िस्ट करती है सोसाइटी में। अगर कोई डिफरेंस, बहुत सा डिफरेंस देखने को मिलता है वेल्थ में, प्रॉपर्टी में, और इनकम जो 2 लोगों की है, 2 डिफरेंट क्लासेस हैं उनमें। ठीक है? कोई ये है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, वो वेस्ट कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज़ को। कोई इंसान है कि भई उसको 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिल रहा, है ना? वो लेबर है, वो मज़दूरी कर रहे हैं दिन भर और उनको प्रॉपर वेजेस भी नहीं मिल रही हैं। ओके, तो एक वे होता है मेजर करने के लिए जो डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जब सोसाइटी में ना हम मेजर करते हैं रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट। तो रिच रिच लोगों में और पुअर लोगों में जब हम डिफरेंस देखते हैं तो इसमें हम देख पाते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी है हमारे समाज में। और एक दूसरा एस्टिमेट होता है कि हम देख सकते हैं कि भाई कितने लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। मतलब कि एक लाइन बना देते हैं, इससे कम अगर कोई कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। कार्ड भी बनता है लोगों की गरीबी रेखा का। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम हैज प्रोबेबली नेवर एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो कभी भी एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, मतलब कि हर एक इंसान के पास में इक्वल पैसा होना, तो ये और इक्वल इनकम होना, ये तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कुछ लोग जो है टैलेंट उनके पास में ज्यादा होता है, कुछ लोग जो होते हैं मेहनत ज्यादा करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा मिलता है। कुछ लोग जो होते हैं मेहनत कम करते हैं तो उनको कम मिलता है। अब एक पर्सन है जो कि कलेक्टर बनने के लिए आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक पर्सन जो है नॉर्मल जॉब की बस तैयारी कर रहे हैं। तो जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा, है ना? तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो पॉसिबल नहीं है वेल्थ और इनकम की। ओके, पर हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है आपको, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सोसाइटी में। ज़्यादातर डेमोक्रेसी ना ट्राई करती है कि भाई इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिले लोगों को। तो ये सही होता है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड
प्रोवाइड कर दो लोगों को, फिर वो अपनी लाइफ को लीड करेंगे, है ना? तो एटलीस्ट उनको जो है बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर दो, फिर जिसके पास में टैलेंट होगा, डिटर्मिनेशन होगा, वो प्रूव कर लेंगे अपनी कंडीशन को। कई लोग जो होते हैं गरीब भी होते हैं, फिर भी वो पढ़ाई के दम पर जो है अपनी कंडीशन इम्प्रूव कर लेते हैं। हमारे अब्दुल कलाम सर जो हो गए, है ना? अपने जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनकी कहानी सुनो आप, वो न्यूज़पेपर में बेचा करते थे। एक मछुआरे फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, फिर भी जो है देश के प्रेसिडेंट बने आखिरी में, है ना? हर एक इंसान उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमको सोसाइटी में, जो कि अपनी कंडीशन को, जैसे कि बी आर अम्बेडकर हो गए, है ना? वो उनके साथ में थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ, पर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, ओके, उनको सपोर्ट मिला। जैसे कि उनको स्कॉलरशिप मिल गई, तो वो उन्होंने और अच्छे से पढ़ाई किया, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाने जाते हैं वो। जब इक्वल जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, तो इनइक्वालिटीज़ जो होती है ना, एक्सिस्ट करती है इंडिविजुअल्स के बीच में, पर उनकी जो पॉसिबिलिटी होती है ना इम्प्रूविंग वन्स पोजीशन इन सोसाइटी विद सफिशिएंट एफर्ट, तो मतलब कि इनइक्वालिटीज़ फिर भी एक्सिस्ट करती है। जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना, तो कंडीशन इम्प्रूव करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएँगे सोसाइटी में। ओके, जो किसी एक पर्सन की जो मतलब कि लोगों की पोजीशन इंप्रूव हो सकती है सोसाइटी में, थोड़ा वो एफर्ट डालें तो। ओके, तो इनइक्वालिटीज़ कम हो जाती हैं सोसाइटी में ऐसे में। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये विमेन जो है उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो जॉइन कर सके कॉम्बैट यूनिट ऑफ आर्मी एंड जो हाईएस्ट पोजीशन में जा सके, है ना? तो हमारे यहाँ भी वही डिमांड की जाती है कि विमेन जो है उनको अलाउ करो आप जो है, ओके। हमारे यहाँ जो अलाउ नहीं किया जाता था विमेन्स को कॉम्बैट रोल में, ठीक है? लड़ाई झगड़ा जब होता ना देश के दूसरे आर्मी के साथ में, तो उनको भी अलाउ करो। तो ये बात कही जाती है, हाईएस्ट पोजीशन में उनको अलाउ करो कि वो भी आर्मी की हाईएस्ट पोजीशन तक कुछ पहुँच सके, है ना? जैसे कि पहले जो है फाइटर प्लेन्स नहीं उड़ा सकते थे, पर अवनी चतुर्वेदी ना उनका नाम है, तो वो उन्होंने फर्स्ट जो विमेन बनी कि उन्होंने जो फाइटर जेट्स उड़ाए। तो कई सारी जो है एग्जाम्पल सेट करती हैं लड़कियां। ओके, पहली बात तो भाई रोल मॉडल नहीं होता ना, तो लोग डरते हैं फील्ड में आने से, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है। फिर फैमिली का सपोर्ट भी नहीं, तो फिर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलना, तो फिर प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से लड़कियां शादी करके फिर हाउस वाइफ ही बन जाती हैं, है ना? तो ये भी देखने को मिलता है समाज में। फिर वो लोग भी जो है, वो भी ये जो विमेन ही जो है वो ही फिर इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है समाज में, ये भी होता है। तो कई सारे डायमेंशन देखने को मिलते हैं, ओके। पर दूसरे देशों में देखो ना, अलाउ रहता है वहाँ पर विमेन जो है कॉम्बैट रोल में। रेशियल इनइक्वालिटी जो है यूएस में बहुत ही ज़्यादा थी पहले, ओके, ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता था। तो वहीं का ये पिक्चर दी गई है, ओके, कार्टून दिया गया है। अभी देखो इनइक्वालिटीज़ जो ना एकदम घुसी हुई है सोसाइटी में, तो वो जो है मतलब उनको टच भी नहीं किया गया है। बहुत टाइम से, बहुत जनरेशन से जो इनइक्वालिटी एग्ज़िस्ट करती आ रही, जैसे कि जो कास्ट के बेसिस पे भेदभाव होता था हमारे समाज में, जेंडर के बेसिस पे हो रहा था, इतने टाइम से होता आ रहा था, उसके पहले लोगों ने नहीं बोला कुछ भी। हाँ, कई जनरेशन तक होता आया, है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है सोसाइटी के लिए। जैसे ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंसेस चले आ रहे थे यूएस में, तो कई जनरेशन तक वो चले आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है सोसाइटी के लिए वो। ठीक है, अगर सोसाइटी जो है कुछ क्लासेस जो होते हैं पीपल के, वो एन्जॉय करते हैं, अच्छी सारा पैसा होता है कुछ लोगों के पास में, बहुत सारी पावर होती है, ओके, तो बहुत जनरेशन तक ये चला आता है। तो ऐसे में क्या होता है, सोसाइटी डिवाइडेड हो जाती है, दो क्लासेस के बीच में, जो कि पहले से पुअर है, जनरेशन मतलब ओवर जनरेशन। ठीक है, तो कुछ तो हो गए बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए, कुछ जो हो गए बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए, ठीक है, कुछ रिच हो गए और कुछ पुअर हो गए। तो डिवीजन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो क्लास डिफरेंसेस जो है ना, उसकी वजह से जो है नाराजगी भी हो जाती है और वायलेंस भी आता है। जब बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है ना, उसकी वजह से फिर दंगे वंगे भी होने लगते हैं, है ना? इनइक्वालिटी ही जो है कॉज रहा है हर जगह रेवोल्यूशन का। फ्रांस में देख लो रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इनइक्वालिटी थी बहुत ज्यादा। साउथ अफ्रीका में भी जो कॉलोनियल रिजीम को फेंका उखाड़ के, क्योंकि इनइक्वालिटी थी, वो भी भेदभाव किया करते थे। इनइक्वालिटी ही कॉज होता है रेवोल्यूशन का। ओके, तो लोग नाराज हो जाते हैं, वायलेंस बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वेल्दी क्लासेस, जो बहुत ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं ना, तो वो डिफिकल्ट कर देते हैं रिफॉर्म करने के लिए सोसाइटी को ज्यादा ओपन और इगैलिटेरियन बनाने से। मतलब कि वेल्दी जो लोग होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं सिचुएशन को, कि सोसाइटी जो है इगैलिटेरियन बन पाए। ओके, तो अभी ना हम आइडियोलॉजी से पढ़ेंगे फेमिनिज्म। तो हमने थ्री डायमेंशंस देख लिए इक्वालिटी के, ओके।
पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी। ठीक है, तो ये तीनों जो समाज में होना चाहिए। ओके, डायमेंशंस इनके देख लिए हमने, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देख लिया। अब आगे का चैप्टर ना हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।